वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जिस आईपीओ पर हम चर्चा करेंगे वो काफी सुर्खियों में भी आईपीओ है अपनी वैल्यूएशन को लेकर। वो आईपीओ है लेंसकार्ट का आईपीओ। दरअसल ये 31 अक्टूबर को खुला था सब्सक्रिप्शन के लिए। 4 नवंबर यानी कि आज इसका बोली लगाने के लिए आखिरी दिन है और कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है तो इसमें अगर देखा जाए इसका जो प्राइस बैंड है वो 382 से 402 रुपये है। फ्रेश इशू से कंपनी को 2150 करोड़ मिलेंगे और बाकी रकम ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को जाएगी। एक लॉट के लिए आपको न्यूनतम निवेश 14,874 पे रिटेल इन्वेस्टर को करना होगा। 6 नवंबर को अलॉटमेंट और 10 नवंबर को लिस्टिंग होगी। जीएमपी 55 रुपए के आसपास इसका यहां पर चल रहा है। तो प्रशांत सर, सबसे पहले आपसे हमारा सवाल यही रहेगा कि इसकी वैल्यूएशन को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन बहुत महंगी है, 235x इसकी वैल्यूएशन बताई गई है। तो क्या ये निवेशकों के लिए एक महंगा सौदा तो साबित नहीं होगा जिस तरीके से पेटीएम हुआ था सर? ऑब्वियसली यस। जिस तरीके से मैं लास्ट 2-3 साल में जो हाई टेक कंपनी, जो न्यू एज कंपनियां होती है, वहाँ के वैल्यूएशन से बहुत कुछ सीखा हुआ है। जोमेटो भी एक टाइम पे वही टाइप ऑफ हाई वैल्यूएशन के हिसाब से आया था। एक बार उसको प्राइस 76 से 140 तक जाके फिर से 40 तक भी आया था। तो जब भी ये न्यू एज कंपनियां होती है, वहाँ के जो वैल्यूएशन होते हैं एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं बिकॉज लास्ट 2-3 साल में उन्होंने बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया होगा और अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी दिखता नहीं होगा वेरी क्लियरली। जिस तरीके से अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी दिखती होती है। बट ऐसे जो न्यू एज बिजनेस होती है, 2-3 साल में उन्होंने हाई इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो कैपेक्स बहुत हाई होगा, तो अभी तक रिटर्न आना अभी तक टाइम आया नहीं होगा। बट यस, फ्यूचरिस्टिक लुक्स गुड। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो सेक्टर में पीयूष बंसल जी जो इन्वेस्ट किए हैं लास्ट 7-8 साल में, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त, कीमती पैसा डाला हुआ है, तो आई थिंक वो अभी टर्न आउट होने के लिए कोशिश हो चुका है। बोलने के लिए प्रॉफिटेबल कंपनी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट अगेन वो प्रॉफिट आया हुआ है अदर इनकम से या अदर सेल ऑफ असेट से। तो बट एक्चुअल प्रॉफिट में अभी भी मिसिंग है। वैल्यूएशन ऑब्वियसली कंसर्न रहेगा, जो 200-300 का जो पी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ऐसे कंपनीज को पी में कभी भी नो वैल्यूएशन करना नहीं चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यूएशन करना चाहिए या मार्केट कैप टू सेल्स करना चाहिए। वहां पे कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस में वहां पे एक अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अगर हम बात करते हैं तो आज के जमाने में आप जोमेटो देखोगे तो भी ये ट्रिपल डिजिट पी वैल्यूएशन में चल रहा है, बट फिर भी वो इंडेक्स का पार्ट हुआ है। तो हाई एज न्यू एज बिजनेसेस में हाई ग्रोथ फैक्टर होता है। वो ग्रोथ फैक्टर के लिए ऐसे जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड होते हैं। बट यस, इसको स्टॉक में अगर मेंटेन करना है, ये प्राइस जो 400 रुपए के आसपास आया हुआ है, कंपनी को 2-3 साल तक वही जो ग्रोथ उन्होंने लास्ट ईयर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, बट मार्जिन वाइज इंप्रूवमेंट करना बाकी रहेगा। बट ओवरऑल द स्टोरी लुक्स वेरी गुड। इंडस्ट्री अभी भी अंडर पेनिट्रेशन है। जिस तरह से टाइटान ने जो अभी तक मार्केट में वो किया नहीं है, वो लेंसकार्ट ने वो लास्ट 6-8 साल में कर चुका है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत हाई रहेगा। और जिस तरीके से वैल्यूएशन की बात कर रही है, ऑब्वियसली ये जब सस्टेन होकर भी आप देखो आज की तारीख में ऑलरेडी 4 गुना तक आईपीओ भर चुका है। ओके, तो सर अगर कोई इस आईपीओ में पैसा लगाता है, अलॉटमेंट भी हो जाती है, आईपीओ मिल जाता है, तो क्या लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएं या फिर नजरिया रखें 6-8 महीने का, 1 साल का सर? देखो, अप्लाई करने से पहले ही आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप इसमें कितना रिस्क लेने वाले हो, या लिस्टिंग गेन का रिस्क लेने वाले हो या लॉन्ग टर्म का रिस्क लेने वाले हो। अगर आपने स्टार्टिंग ही डिसाइड कर लिया तो उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। अगर आपको 15-20% का अगर लिस्टिंग गेन मिलता है, बाद में उसमें कंपनी में क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है कि 15-20% मिल जाएगा, आप उसको एग्जिट भी कर सकते हो। बट अगर आपने रिस्क लेके ये कंपनी के अंदर, जिस तरीके से दमानी जी ने भी 400 रुपए के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है प्री आईपीओ के आसपास, उनके हिसाब से आपको भी अगर वो एक रिस्क लेके एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का व्यू लेके जाना है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी भी आ सकती है आगे जाके, अगर सेल्स अच्छे होते हैं, सेम ग्रोथ आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क लेके उसको वेट करना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो लिस्टिंग गेन प्लस और माइनस 20% के आसपास उसको बेच देना चाहिए। ओके, ठीक है सर। तो ये बात होगी हमारी लेंसकार्ट आईपीओ पर। अब अगले आईपीओ पे भी बात कर लेते हैं सर, ग्रो के आईपीओ पर, जो आज ही खुला है। 4 नवंबर को और 7 नवंबर तक की आईपीओ खुला रहेगा। इसमें बोली लगाई जा सकती है। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपये यहाँ पर तय किया गया है और एक लॉट के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर को लगाने होंगे वो 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। 10 नवंबर को अलॉटमेंट और 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग
हो सकती है। फिलहाल जीएमपी जो है इसका वो 18 रुपये के आसपास चल रहा है सर। तो ग्रो आईपीओ को लेकर सर क्या नज़रिया है आपका? जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ग्रो को, तो ग्रो को लेकर इसकी वैल्यूएशन कितनी जस्टिफाई करती हैं सर? और रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से क्या ये आईपीओ कैसा रहने वाला है? ऑब्वियसली थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अगर कंपेयर करते हैं कि व्हेन कंपेयर विथ मोतीलाल ओसवाल हो, एंजल हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट एक्सपेंसिव का रीजन भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से इनके पास जो क्लाइंट बेस है वो ऑलमोस्ट टॉप इन द इंडिया राइट नाउ है। अगर जिस तरीके से कंज्यूमर इनके पास है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मांगने का हक कंपनी को किसी को भी होता ही है। अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल आज की तारीख में 30 पी के आसपास चल रहा है, 5 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है। अगर दूसरा आप देखोगे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट जो भी एक कैपिटल मार्केट का बड़ा प्लेयर है, वो भी 25 पी और 7 के प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है। तो इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगेन न्यू एज जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो उनके पास कस्टमर्स बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम हो रहे हैं। आप देखो लास्ट 3 से 4 साल में जिस तरीके से ट्रेडिशनल ब्रोकिंग ग्रोथ हुआ है और डिजिटल न्यू एज बिजनेस ग्रोथ हुआ है, वहां पे खूब सारा फर्क है। तो मुझे लगता है ग्रो ने एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, स्टार्टिंग विद म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, आईपीओ, और अभी जो जो रिटेल ब्रोकिंग में भी फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक अच्छे टाइम पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। और 100 रुपए मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से अगर वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म में आपको शायद 10 से 15% का मोमेंटम एक लिस्टिंग गेन के हिसाब से मिल सकता है, बट अगर किसी को अगर एक्चुअली प्रॉक्सी फॉर द कैपिटल मार्केट्स करना है तो मुझे लगता है कि ग्रो में, एंजल में, मोतीलाल ओसवाल में अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट करके होल्ड करना चाहिए। ओके अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा कि रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जब आईपीओ में पैसा लगाते हैं वो देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट कर दिया, मॉर्गन स्टैनली ने इसके अंदर पैसा लगा दिया, या और भी जो बड़े फर्म्स है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने उस ग्रो के अंदर पैसा लगा दिया, तो चलो हम भी लगा देते हैं क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहे हैं तो आईपीओ अच्छा ही होगा। तो क्या इस नज़रिए से देखना आईपीओ को सही होता है, या फिर किन पहलुओं पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए सर? मिस्टर सिंह, आई थिंक यू आज राइट क्वेश्चन दिस राइट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरीके से इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अगर आपको मॉर्गन स्टैनली, नुमुरा या कोई सिंगापुर के फंड्स हैं या अबू धाबी के फंड्स हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स अगर उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमको भी डालना चाहिए। अगर ये करना है तो आपको उनके जैसे बिहेव भी करना चाहिए। वो आते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल के व्यू के हिसाब से, वो लिस्टिंग गेन के लिए आते नहीं है। तो आप अगर लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हो और उनके इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हो तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेटेजी वहां पे रॉन्ग जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वैसे नाम देखने, फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट में अगेन दमानी जी ने भी डाला हुआ है, तो वी आर ऑलवेज रेस्पेक्टिंग दमानी जी की वो ही इज द बिगेस्ट, नो स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 20-25-30 ईयर, जैसे मैं मार्केट में देख रहा हूँ। तो अगर उनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनके हिसाब से 7 साल 10 साल का व्यू लेके मार्केट्स में आओगे तो आई थिंक आपको भी वही काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन करने का मौका मिलेगा। बट आप उनको देख के आप सिर्फ लिस्टिंग इन करते हो तो शायद आपने कोई कभी कभी ना अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाते हैं। क्या देखना चाहिए कंपनी में? देखो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखना चाहिए, ब्रांड देखना चाहिए, आगे जाके सस्टेनेबल करेंगे नहीं करेंगे, आगे जाके जो हाई कंपटीशन बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ग्रो के लिए भी मुझे लगता है कि हाई कंपटीशन है ही है। बहुत सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी अभी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। और जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स अगर ग्रो हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, प्रॉक्सी फॉर एक कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है ग्रो इज अ राइट प्लेस फॉर इन्वेस्टिंग इन। सो मुझे लगता है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनको भी वो टैप करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, आपको फोकस करना चाहिए। जो आप देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनके हिसाब से भी आपको भी बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप बड़े फंड हाउसेस को देख रहे हैं कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, तो आपको भी, अगर आप उनको देखकर पैसा लगा रहे हैं तो आपको आपका भी बिहेवियर उनके जैसा ही होना चाहिए। तो चलिए सर, अगले आईपीओ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। पाइन लैब्स आईपीओ पर बात करेंगे। ये खुलेगा 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक। 210 रुपये से 221 रुपये इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। फ्रेश इशू, इस इशू के जरिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। फ्रेश इशू से 2,080 करोड़ रुपए कंपनी को मिलने वाले हैं। बाकी रकम ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को जाएगी। सर, वैल्यूएशन की अभी तक हमने बात करी, लेंसकार्ट में, ग्रो के अंदर भी। अब पाइन लैब्स की अगर वैल्यूएशन की बात कर लें तो ये जो आईपीओ ला रही है वो अपनी हाफ वैल्यूएशन पे लेके आ रही है सर। अब कैसे, मैं आपको एक बार ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ
कि इसका जो लास्ट प्राइवेट फंडिंग राउंड हुआ था उसमें जो इसकी वैल्यूएशन थी वो 42,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन जो अब ये आईपीओ ला रहे हैं वो शायद 25,000 करोड़ रुपए की आसपास की वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं। तो एक तरफ लेंसकार्ट और ग्रो इनकी वैल्यूएशन हाई नजर आ रही है, दूसरी तरफ पाइन लैब्स इसने अपनी वैल्यूएशन आधी कर दी है, आधी वैल्यूएशन पे ला रही है सर। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? सर ओवरऑल आप ये समझो कि आज के तारीख में कोई लॉस मेकिंग कंपनी अगर हाई वैल्यूएशन भी लाती है तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के ही अपने को मार्केट में प्लेस करना चाहिए। जिस तरीके से ओवरऑल जो क्राउड हो चुका है आईपीओ मार्केट में, अगर आपको अपने आप को अगर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट में लाना ही चाहिए। मैं रिसेंटली उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो प्रमोटर है उन्होंने ये बताया कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए और टेबल पे कुछ ना कुछ तो एक नो बेनिफिट्स देने के लिए कि जो अभी जो एंट्री मार रहे हैं न्यू इन्वेस्टर्स, उनको बेनिफिट देने के लिए थोड़ा सा उनको वैल्यूएशन उन्होंने कम किया हुआ है। ऑब्वियसली आई थिंक 30-33% का एक रिसेंट वैल्यूएशन से और आज के वैल्यूएशन पे उनका जो डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका रहेगा। बट अगेन वन शुड अंडरस्टैंड ये सब चीजें जो होती है आईपीओ के टाइम पे होती है, बट अगेन फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम। अगर वैल्यूएशन कोई भी हो, ग्रोथ जो हिस्टोरिकली किया हुआ है और आगे जाके जो फ्यूचर में करने वाले हैं वो उस पे धंधे पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी रिसेंटली 6 महीने में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने की कोशिश की है, बट अगेन वन शुड अंडरस्टैंड प्री आईपीओ अंडरस्टैंड रिसर्च एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑफ रिसर्च। मुझे लगता है कि एक दो क्वार्टर इसको देना चाहिए। बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज डिजिटल पेमेंट का जो एक बड़ा ग्रोथ आया हुआ है लास्ट 5 साल में, और वही अगर मेंटेन रहेगा तो मुझे लगता है कि पाइन लैब जैसी कंपनी है कि उनकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज है, सास सर्विसेज है और उनका जो पीओएस प्रोडक्ट है, वो मुझे लगता है कि हर एक डिजिटल वे में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएगा। बट यस, रिस्क है। जब भी कंपनी लॉस होती है, लॉस मेकिंग कंपनी होती है, वहां पे थोड़ा सा आर फैक्टर को मेंटेन करना ही चाहिए। और दिस कंपनी इज फॉर रिस्की इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म। ओके सर, मेरा सवाल वैसे यही रहने वाला था कि जो पाइन लैब्स का बिजनेस मॉडल है ये क्या आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? क्या आगे इसमें पोटेंशियल है और अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करने की? ऑब्वियसली देखो, जिस तरीके से मैंने जो स्टडी किया है, जो बेसिक डीआरएसपी में जो नंबर्स मिले हैं आज के तारीख में, सबसे बड़े 3-4 बैंक जो हैं वो इनके प्रोडक्ट्स एंड सास सर्विसेज यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में जो बड़े ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। बट देखो आगे जाके कंपटीशन तो आएगा ही, बट जिस तरीके से इनका मार्केट लीडरशिप है, मार्केट शेयर है, मुझे लगता है कि आगे एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए जो डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस है, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है, अगर उस पर अगर गवर्नमेंट हाई फोकस कर रहा है तो पाइन लैब के लिए आई थिंक दी रोडवे इज वेरी क्लियर फॉर अ ग्रोथ। बट यस, थोड़ा सा जो कैपेक्स उन्होंने जो हाई कैपेक्स किया था उसको अगर यूटिलाइज करके, कैपिटलाइज करके उसको अगर प्रॉफिटेबिलिटी में अगर दिखाना चालू कर देंगे तो आई थिंक द वैल्यूएशन विल बी जस्टिफाइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके ठीक है सर, तो चलिए अब अगले आईपीओ पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2 आईपीओज हैं दरअसल और दोनों ही बंद हो चुके हैं, लेकिन हाँ इनकी अभी लिस्टिंग होनी है। पहले ओरकला इंडिया की बात कर लेते हैं। ओरकला इंडिया की सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो चुका है। इसकी जो लिस्टिंग है वो 6 नवंबर को होनी है, यानी कि परसों होगी। इसका अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन इसमें फ्रेश इशू का कोई भी हिस्सा नहीं है। पूरा का पूरा ये ओएफएस है। इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन रहा है वो करीब 49 टाइम्स रहा है, 39 गुना इसका सब्सक्रिप्शन रहा है सर। तो ओरकला इंडिया पर सर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे कि इसमें तो फ्रेश इशू भी नहीं है, तो क्या रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं अपना? देखो अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लगा चुके हैं। आपने जो नंबर्स बोला आपने 49 टाइम्स, तो वो एक क्लियरली बताता है कि कितना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ओखला इंडिया पे है। देखो जिस तरीके से जो रेडी टू ईट फूड बिजनेस, मसाला बिजनेस और ब्रांड बिजनेस है, जैसे एमटीआर हो, जैसे ईस्टर्न हो जो साउथ इंडिया में लीडर है और दोनों इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे लगता है कि देखो ग्रोथ इज वेरी ह्यूज। और जिस तरीके से मार्केट के शेयर उन्होंने खड़ा किया, ऑलमोस्ट नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे हर एक स्टेट में। कर्नाटका, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग किया हुआ है और पीपल नोज दिस ब्रांड्स वेरी वेल। आपका जो क्वेश्चन था ओएफएस के लिए, ऑब्वियसली इसका जो प्रमोटर है वो नेदरलैंड्स के एक प्रमोटर है। उनको पैसे की कुछ कमी नहीं है, बट दे वांट टू मेक श्योर द ब्रांड ग्रोज। तो ब्रांड को लिस्टिंग करने के लिए एक ओएफएस का एक रूट लिया हुआ है। फ्रेश मनी इसलिए लिया नहीं बिकॉज उनकी पैसे की अभी आज के बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आज की तारीख में उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मार्जिन आर इंप्रूविंग, प्रमोटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रांड ने ग्रो किया हुआ है, आई थिंक दी मसाला सेगमेंट और नए नए सेगमेंट वो ऐड करते जा रहे हैं। मैंने उनका प्लांट विजिट भी किया था महीने भर पहले। आई सी रियली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ओखला इंडिया एंड द प्रोडक्ट दे आर इनटू। वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। अगर उसको मैं कंपेयर करता हूँ टाटा कंज्यूमर के साथ, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इन लाइन विथ टाटा कंज्यूमर के प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के आसपास आ रहे हैं। और
Tata Consumer pan India है और Ookla is only in 4 states of South India. So they are also trying to get into North India pan India services. That's a great no, rationale for a long term investor. So overall very positive on Ookla. ओके, तो सर अगर जिसको अलॉटमेंट हो चुका है, अगर उसको क्या करना चाहिए लिस्टिंग डे पर सर? परसों लिस्टिंग है इसकी। I think very decent listing gain आएगा, but I don't advise them to exit in the listing gain. थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहिए, 1 साल 2 साल का व्यू लेके बैठना चाहिए. एटलीस्ट 40-50% ऑफ दी गुड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर नेक्स्ट 2 years होल्डिंग. लिस्टिंग गेन में जो 10% 15% होता है उसको लिस्टिंग गेन बोला नहीं जाता है. लिस्टिंग गेन होता है जो 40-50% अगर मिलता है तो उसको लिस्टिंग बोलते हैं. अगर बाय लक अगर ये स्टॉक 35-40% अगर लिस्टिंग हो गया बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स या जो बहुत लोगों को अलॉटमेंट मिलता नहीं है और फर्स्ट डे में लेने के लिए आ जाते तो प्राइस ऊपर जा सकता है. तो अगर 30-40% मिलता है, एग्जिट ऑन द लिस्टिंग डे. 10% 15% के लिए होल्ड इट, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म. ओके, ठीक है सर। अब एक आखिरी आईपीओ पर नज़र डाल लेते हैं। ये भी बंद हो चुका है लेकिन इसकी लिस्टिंग होनी है 7 नवंबर को। स्टड्स एक्सेसरीज, इसकी लिस्टिंग 7 नवंबर को होगी और आज इसका अलॉटमेंट डे है, आज इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। इसमें भी फ्रेश इशू का कोई हिस्सा नहीं है, पूरा पैसा जो है वो ओएफएस के जरिए, ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा इन्वेस्टर्स को जाने वाला है। 3 नवंबर तक इसमें आखिरी चांस था बोली लगाने का। तो सर स्टड्स एक्सेसरीज अब बंद हो चुका है हालांकि सब्सक्रिप्शन के लिए। अब जिन्होंने पैसा लगा दिया सर वो क्या देखकर चलें लिस्टिंग डे पर कि हाँ लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएं, या फिर अगले 1-2 साल का या 6 से 8 महीने का नजरिया लेकर चलें? देखो, अगर कोई भी शेयर अभी ऐसे मार्केट में अगर 20-25-30% अगर लिस्टिंग गेन में मिल जाते तो वहां पे एक क्लियर एग्जिट का एडवाइस रहेगा कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए. स्टार्ट में मैं बोल रहा हूँ एक डिसेंट लिस्टिंग गेन आ सकता है 10 से 15 या मैक्सिमम 20% के आसपास. बट मैं इसको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही एडवाइस दे सकता हूँ. बिकॉज अगेन टू व्हीलर सेगमेंट के हेलमेट सेगमेंट में ऑलमोस्ट ये मार्केट लीडर है. जिस तरीके से ग्रोथ आ रहा है, जिस तरीके से सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स भी कर रहे हैं कि हेलमेट्स आर कंपलसरी, एंड कभी कभी जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी हेलमेट कंपलसरी रूल बना दिया है साउथ इंडिया में और बहुत सारे स्टेट्स में. तो हेलमेट सेल्स थ्रू दी व्हीकल सेल्स मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है. और इन्होंने हेलमेट सेल्स के साथ अदर एक्सेसरीज लाइक ग्लाउजेस एंड ऑल अदर थिंग्स, उनमें भी जैकेट्स में वहां पे भी बहुत सारा अच्छा खासा एक एक्सपेंशन लिया. गोइंग फॉरवर्ड ये एक फैशनेबल स्टेटमेंट हो चुका है कि अच्छा खासा हेलमेट, ग्लाउजेस एंड ऑल, ट्रैक सूट्स एंड ऑल, तो वो सब पहन के बाइक मारने में तो एक ट्रेंड सेटिंग है. मुझे लगता है कि सिर्फ 10-15% के लिए एग्जिट करके इसका ग्रोथ फोकस नहीं करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ होल्ड करके रखना चाहिए. और जिस तरीके से मोनोपोली है ऑलमोस्ट ये ऑल सेगमेंट में, हेलमेट हो या ग्लाउजेस हो या बाइक एक्सेसरीज जो एक बाइकर यूज करता है, वहां पे कोई और लिस्टेड कंपनी है नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड भी कोई है नहीं है. तो इंडियन लिस्टेड में कोई इमीडिएट तो उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ. इसको एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के साथ मैं अगर मैं जुड़ के देखूंगा तो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगता है. बट यस, ब्रांड कम्स विद सम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तो आई थिंक वेरी गुड. नॉट रिकमेंडेड फॉर लिस्टिंग गेन बट होल्ड फॉर लॉन्ग. ओके, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव यहाँ पर स्टड्स एक्सेसरीज के लग रहे हैं जैसा कि प्रशांत सर ने बताया, लेकिन लिस्टिंग गेन पर सर ने जैसा कि कहा लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है. लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म आप इसको लेकर चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा. लेकिन हाँ, अगर आपको किसी भी आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन 30 से 35 गुना मिलता है, 30 से 35% के आसपास का, तो आप एक लिस्टिंग गेन लेकर भी वहाँ से निकल सकते हैं. प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय यहाँ हमें देने के लिए, मनी 9 के व्यूअर्स को देने के लिए. और जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया है या फिर लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका जो नज़रिया है, आपका जो व्यू है, आपकी जो एडवाइस है, उनके लिए वो बहुत काम आने वाली है सर. अब सर जाते जाते आपसे कोई अगर आप डिस्क्लेमर देना चाहें सर. ऑब्वियसली यस, जो 4 आईपीओ हमने बात किए थे उसमें ओकला वुड बी वन आईपीओ विच वी हैव रिकमेंडेड फॉर आवर ऑल क्लाइंट्स. अदर आईपीओ में हम अपना कोई रिपोर्ट है नहीं है उसमें, इट्स माय पर्सनल व्यू. बट क्लाइंट्स को मैंने एडवाइस किया है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, जिस तरीके से मैंने आज एडवाइस किया है. पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है चारों आईपीओ में. आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर. ओके, तो चलिए प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मनी 9 को देने के लिए सर. थैंक यू.